हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है विषाणु की संरचना। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पार्ट फर्स्ट, मतलब सूक्ष्म जीवों से संबंधित मैंने पहले बैक्टीरिया पढ़ाए थे। इसके बाद अब बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम वायरस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वायरस में तो मतलब सूक्ष्म जीवों में तक बैक्टीरिया फिर भी एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, जबकि वायरस जो होता है अकोशिकीय, मतलब एक कोशिका है ही नहीं है, कोशिका के कैटेगरी में होता ही नहीं। मतलब यह ऐसा प्राणी है, जीव है, न ये सजीव में आता है न ये निर्जीव में आता है। तो जो वायरस होता है दोस्तों, वायरस जो विश्व में सबसे भयानक और सबसे खतरनाक बीमारियों में से यह डेंजरस बीमारी फैलाता है वायरस। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस, एड्स हुआ, ऐसे बहुत हुआ, इबोला वायरस, तमाम दुनिया की खतरनाक बीमारियां फैलाने का कारण करता है। तो वायरस से संबंधित हर पार्ट करके हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो जो वायरस होती है इसमें जानकारी के लिए बताते हैं। ठीक है, जो वायरस है यह एक अकोशिकीय मतलब ए सेलुलर होता है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही विषाणु बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म, मतलब इसे अगर देखने के लिए, अगर जैसे माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप की यूज करते हैं, लेकिन जो वायरस होता है, विषाणु जो होता है, इसको देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इस्तेमाल किया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा अगर इसको देखना है। इतना छोटा होता है। ठीक है, और यह एक कोशिकीय मतलब ए सेलुलर होता है, मतलब इसमें कोशिका नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसी पूरी संरचना होती ही नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, जो कोशिका होती है यह सजीव और निर्जीव, मतलब न यह जीवित होता है न यह मरा हुआ होता है। यह जैसे किसी निर्जीव के संपर्क में आता है तो यह मतलब मरा हुआ अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। मतलब वो अपना उसी जीव कोशिका के जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तो वह अपना उस कोशिका से संबंधित काम करना शुरू कर देता। ठीक है, तो ये आगे वाले टॉपिक में हम बताते चलेंगे। आज केवल विषाणु की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की संरचना बताएंगे पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट वाइज करके डालेंगे पूरा कंप्लीट। पहले ये विषाणु को मतलब वायरस की स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो जो सबसे पहले जो ये काटानुमा स्ट्रक्चर है, तो इसे इन्वेलप प्रोटीन का, ठीक है, ये इन्वेलप प्रोटीन का बना होता है, जो काटानुमा संरचना होता है, और इसी पे एक लिस्लिसा पदार्थ टाइप होता है, इसे ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये इन्वेलप होता है, जो ये बाउंड्री घेरा होता है, ये इन्वेलप में आवरण मतलब घेरा, इन्वेलप मतलब एक लिफाफा मन आवरण घेरा होता है। ठीक है, और इसके जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मतलब जो किसी भी जीव का अपना जो मतलब अपना वंश पीढ़ी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक मटेरियल होता है जो आगे ले जाने के लिए। तो इसमें जो इसका जो अपना वंश बढ़ाने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, ये इसको घेरे कौन रहता है? कैप्सिड। ठीक है, और ये है या न्यूक्लिक एसिड से डीएनए या आरएनए होता है। इसमें एक एक करके हम बताते हैं दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज मतलब जीवाणुभोजी संरचना, जीवाणुभोजी संरचना, इसके भी विषय में बताएंगे। पहले इसके विषय में बता देते हैं। ठीक है, जो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये इन्वेलप की सतह पर कांटे जैसे उभार होते हैं। ठीक है, जो इन्वेलप पर कांटे जैसे संरचना होती है, जो उभार होते हैं, ये वायरस को होस्ट कोशिका से चिपकने में मदद मतलब लिस्लिसा होती है, सब चिपक जाता है। होस्ट मतलब जो मेजबान कोशिका होती है, मतलब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा उससे चिपक जाएगा तो अपना आगे काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये वायरस को होस्ट कोशिका से चिपकने में मदद करता है। कौन? ये जो स्पाइक होते हैं इसमें। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। आगे चलते हैं। दूसरा इन्वेलप, ये लिपिड प्रोटीन का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, ये बाहरी आवरण, ये इन्वेलप, ठीक, इसका आउटर लेयर होता है। आगे चलते हैं। सभी वायरस में ये नहीं होते। ठीक, ये सभी वायरस में इन्वेलप जो होता है सभी वायरस में नहीं पाया जाता, मतलब वायरस बहुत होते हैं लेकिन सभी वायरस में कुछ ही वायरस में होते हैं। ठीक है, अब कुछ वायरस में होते हैं। आगे चलते हैं। कैप्सिड, ये कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड प्रोटीन से बनी बाहरी आवरण होती है। ठीक है, जो कैप्सिड ये बनी है, ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल को अपने एक आवरण में घेरा हुआ है, तो ये है ये प्रोटीन का बना। पूछेगा सीधा, जो वायरस में जो कैप्सिड होता है किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और जो उसमें स्पाइक होता है किसका बना? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, या न्यूक्लिक अम्ल की रक्षा करता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल को जो आनुवंशिक पदार्थ होता है इसका सुरक्षा करता है, कब बचाता है? कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों मतलब
कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। जो हमारा ये कैप्सिड होता है छोटी छोटी इकाइयों से कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड यही वाला है न्यूक्लिक एसिड। वायरस में डीएनए या आरएनए होता है, तो मतलब जैसे किसी विकसित प्राणी में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो जबकि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आयरन ही होगा, ठीक। इसमें से वायरस में डीएनए या आरएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। यही वायरस का आनुवंशिक पदार्थ, यही डीएनए आरएनए सारे धरती के जीवों के जितने भी प्राणी हैं सबका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए। मतलब विकसित प्राणियों में आरएनए नहीं होता, डीएनए होता, ठीक है। अपने मतलब जो संतति होती है, जो संतान होती है, अपने जैसे उनका जो गुण लक्षण वो डीएनए के माध्यम से ही ले जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी माँ बाप का जो कैरेक्टर होता है उसके संतान में वो डीएनए ही उसके वाहक होता है। इसलिए किसी भी कोई भी वंश का पहचान करने के लिए डीएनए प्रैक्टिकल मतलब जांच होता है कि भाई उसका डीएनए जांच कर लो, पता चल जाएगा किसका कौन औलाद है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये विषाणु संरचना के जो पार्ट थे ये इसमें कंप्लीट किए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज को हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी, मतलब ऐसी बातें, ऐसा जीव जो जीवाणुओं को खाता है, जो जीवाणुओं को भक्षण करता है। मतलब ये दुनिया में ऐसा है कि लाभदायक होता है। ये वायरस ऐसा है जो हमारे सारे मानव जीवन के लिए लाभदायक होता है। गंगा जी में जो वायरस पाया जाता है वही वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफाज, जिसके कारण गंगा जल का पानी कभी भी दूषित नहीं होता। चाहे जितने साल आप रखे रहिए गंगा जी का पानी वो गंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गंगा जी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस पाया जाता है, जो विषाणुओं मतलब जीवाणुओं को, जो बीमारी फैलाने वाले तमाम सूक्ष्म जीव होते हैं किसी भी पानी में, उसी को वो खा जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग गंगा जल को मतलब अमृत समझ के पी लेते हैं, ठीक है। तो यही है जो समस्त विषाणुओं का मतलब बैक्टीरिया के खाद्य, इसलिए सिर्फ बैक्टीरियोफाज मतलब जीवाणु भोजी, उसका जीवाणु ही भोजन होता है, नाश्ता होता है, और कोई नहीं होता है। इसमें एक एक करके देख लेते हैं। पहले इसका यहाँ ले, ये हेड मतलब कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड है उसका ऊपर वाला पोर्शन ये डीएनए को देखो, ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल कवर किया हुआ, ठीक है। मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को ये ढके हुए रहता है आगे, ठीक है। कंटेंट डीएनए से बना होता है। केवल बैक्टीरियोफाज में डीएनए आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर पूछेगा बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, जीवाणु भोजी में उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो डीएनए होता है, ठीक है दोस्तों। डीएनए होता है, केवल अब आरएनए नहीं होता, डीएनए होता है। आगे चलते हैं। ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी रेलवे संबंधित मतलब कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम संबंधित हो, और जो स्कूली वाले मतलब पेपर होते हैं उसमें भी ये संरचना बना के पूछा जाता है, ठीक है। मतलब पूछ लिया कि विषाणु संरचना बताइए, बनाइए, अब उसका कुछ एक्सप्लेन करिए। इसी तरह बैक्टीरियोफाज का संरचना बनाइए और उसका कुछ विषय में विवरण करिए। तो यहाँ पे हेड है, ठीक है, जिसमें कैप्सिड से कवरिंग होता है, ठीक है। कैप्सिड के विषय में बता दिए थे, ये प्रोटीन और प्रोटीन से बनी बाहरी आवरण होता है, ठीक है। अब कंटेंट डीएनए इसमें शामिल होता है, और ये कोलर है। तो जो टेल मतलब ये जो टेल होता है और हेड होता है कैप्सिड का, इसके बीच के कड़ी होता है, ये दोनों को जोड़े रहता है। मतलब ये हेड को और बैक्टीरियोफाज के हेड को और इसके जो पुच्छल वाला मतलब नीचे वाला पोर्शन को जोड़ के रखने का काम करता है कोलर, ठीक है। और ये जो टेल शीथ होता है, समझ लीजिए एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज का स्प्रिंग है, ठीक है। किसी भी वस्तु में स्प्रिंग लगता है तो उसका काम क्या होता है? सिकुड़ना फैलना, ठीक है। इसके क्या काम होता है? जब ये किसी भी बैक्टीरिया के, जब किसी होस्ट बैक्टीरिया के संपर्क में इसके आता है तो क्या काम करता है? ये जो फाइबर टेल होता है, ये फाइबर टेल उसको धसाता है तो ये तुरंत क्या होता है? ऐसे सिकुड़ जाता है, ताकि ये जो जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसके अपना मटेरियल जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वो अपना एक नया संतान उत्पत्ति कर दे, ठीक है। तो उसमें अपना ग्रोथ करता है, तो लास्ट में वो बैक्टीरिया को खा के फट जाता है, फट के नया बैक्टीरियोफाज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यही जो ये टेल शीथ होता है, ये स्प्रिंग टाइप एक संरचना होता है जो सिकुड़ना फैलने का काम करता है। तो अगर सिकुड़ेगा फैलेगा, जो जेनेटिक मटेरियल इसके माध्यम से अंदर आएगा नहीं, तब जिसके बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश नहीं करता। अब इधर देखिए बेस प्लेट, जब ये पहले ये टेल फाइबर देख लीजिए, टेल फाइबर में जो पैर जैसे संरचना है, ऐसे कांटे नुमा, ठीक है। इसका काम करता है जो बैक्टीरिया होता है उसके होस्ट में इसे पकड़ेगा, पकड़ते वही जैसे ही पकड़ेगा ये प्लेट होता है उसके चिपका लेता है। चिपकाने के बाद फिर ये इधर से हेड और इधर से ये एक दूसरे के से दबाते हैं, तो ये जो
टेल शीथ होता है इसे सिकुड़ जाता है, ठीक है। सिकुड़ के तुरंत ये कॉलर अपना इसको सपोर्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल को उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। अब बस यही इतना मतलब टेल फाइबर का काम होता है, बैक्टीरिया को पकड़ने के बाद जो ये बेस प्लेट होता है इसे उससे चिपक जाता है, चिपकने के बाद जो ये टेल शीथ होता है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद जो कॉलर का करता है, जो उसमें जो डीएनए होता है उसके अंदर हेड में लगा हुआ जो कैप्सिड चारों तरफ घेरा हुआ तो उसके अंदर तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है, भेज देता है बैक्टीरिया में। आगे चलते यह 2 बार लिख दिए हैं, यह बैक्टीरिया से चिपकता है, ठीक है। बैक्टीरिया से चिपकता है, अपना डीएनए उसके अंदर प्रवेश करता है, बैक्टीरिया की मशीनरी का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है। मतलब जिसके अंदर प्रवेश करता है उसी के सामान को अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है बैक्टीरियोफाज, ठीक। अंत में बैक्टीरिया की कोशिका को फट जाती है, मतलब वो इतना अत्याचार करता है कि लास्ट में बैक्टीरिया खुद ही मर जाती है, ठीक है। तो नए बैक्टीरियोफाज बाहर निकल जाता है, स्वतंत्रता के रूप में राज करते हैं, ठीक। तो यही काम होता है बैक्टीरियोफाज जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट मतलब संस्थानों में भी इसका यूज किया जाता है बड़े बड़े रोगियों को ठीक करने के लिए, ठीक है। जहाँ विषाणु रूपी मतलब जीवाणु रूपी बीमारी बहुत भयानक हुआ रहता है तो यही बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल करके उसके अंदर के जितना बैक्टीरिया ये बैक्टीरियोफाज खा डालता है, ठीक है। तो जिसके कारण वो आदमी ठीक हो जाता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। ये हमारे लिए लाभदायक है, तो बाकी विषाणु जितने होते हैं मैक्सिमम नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। आगे पार्ट वाइज संरचना बनाए हैं, तो पार्ट 1 फर्स्ट में हो चुका है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 2 में जो होगा उसको आगे बताएंगे, ठीक है। दोस्तों जानकारी लायक मतलब ज्ञानवर्धक संबंधित जो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमको उत्साह मिलता है, ठीक है, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, जय हिंद।